हेलो स्टूडेंट। तो मैं श्वेता चौधरी, मैंने आपका पहला क्लास लिया था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लिविंग को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, मतलब किस फीचर्स से पहचान सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था आपको कि 5 फीचर्स होते थे। उसमें कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस। तो आज आप सबको मैंने डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में तो बता दिया था, जो कि 2 थे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स में 3 फीचर्स थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मेटाबॉलिज्म का: सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी लिविंग, सॉरी यहाँ पे सम नहीं सम होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो इसको करेक्शन कर देती हूँ। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कह रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, कुछ बनते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म को हमने देखा है कि ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 तरह के, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इन्हीं दोनों के सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है। तो एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है बनाना या फिर जोड़ना। तो सिंथेसिस क्या हो गया? ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। इसमें क्या इन्वॉल्व रहते हैं? सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं, इसमें टूटते नहीं हैं। जैसे ग्लूकोज जो होते हैं वो स्टार्च को बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सबको पता है। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? इसके थ्रू प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? CO2 प्लस H2O, ये दोनों ATP के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसका मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन से आप लोग समझ सकते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ग्लूकोज से सेलुलोज, मतलब ग्लूकोज टूट के सेलुलोज बनता है। तो एनाबॉलिज्म मतलब होता है बनाना, मतलब सिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन, मतलब इसमें टूटते हैं। टूटना, जुड़ना, ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ टूटते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो हमने जान लिया मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी ATP के फॉर्म में रहता है, ठीक है। एटीपी किसके फॉर्म में रहता है? वो एक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। और उसमें क्या होते हैं? एनर्जी के प्रेजेंस में वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ATP के प्रेजेंस में लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी के फॉर्म में ATP बाहर निकलता है। ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस लिखा हुआ है। इसमें क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये किसके प्रेजेंस में होंगे? तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स, इंजाइम्स के प्रेजेंस में ये होंगे, ओके। और दूसरा है एक्वस इन्वायरमेंट, मतलब वाटरी, पानी, वैसे इन्वायरमेंट होते हैं उसमें होते हैं। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, 1 मिनट, अब हम आते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या है? हम सबको पता है सेल्स क्या होते हैं। वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ का। कोई भी चीज जो बनी होती है वो सेल्स की बनी होती है। और ये क्या? वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वाइटल फंक्शंस आप लोगों को पता होंगे, वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं। ये वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हाँ, और एक चीज थी मेटाबॉलिज्म में, कि मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है।
और है कि अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तो वो पॉजिटिव ग्रोथ कहलाता है। एक मिनट, एनाबॉलिज्म जो होंगे वो ज़्यादा होंगे कैटाबॉलिज्म से, तो ये क्या कहलाएगा? इसमें ठीक से हो नहीं रहा मुझसे। ये कहलाएगा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ग्रोथ। लिखा नहीं रहा सही से, पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएगा, ये आप जान लेना। ठीक है, मैं इसे रीच कर देती हूँ, सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बताया सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है जो कि वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फीचर्स ऑफ लिविंग्स हैं। ये हमने बताया था कि हम लिविंग्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारे थे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स ऑफ लिविंग, और एक चीज इसमें कहा गया मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर्स कहा जाता है। अगर ये सेल के अंदर नहीं होते हैं तो इसे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं और इसी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, इसलिए इसे को हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टिमुलस क्या होते हैं। स्टिमुलस कोई भी बाहरी चेंजेस होते हैं, कोई भी बाहरी चेंजेस जैसे कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इन सब में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का अगर चेंजेस हो रहा है बाहरी, जैसे कि केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। अब यहाँ कॉन्शियसनेस क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि कोई भी बाहरी चेंजेस में अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके प्रति हम कुछ एक्शन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे कि हमें मतलब किसी चींटी ने काटा और हमने रिएक्ट किया, मुझे लगी, हमने हाथ हटाया, तो वो क्या हो गया, हम कॉन्शियस हैं उस चीज़ के लिए, हम कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं, वो हो गया। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि फोटो हो गया, मतलब आप समझ लो सनफ्लावर, जब सन, जिस तरफ सन की लाइट होती है वो क्या करता है, अपने आप को उधर से उसकी तरफ करता है, तो ये क्या हो गया, फोटो पीरियडिज्म, मतलब लाइट की तरफ उसकी जो है रिस्पॉन्स उसकी हुई, तो उसको फोटो पीरियडिज्म का है। और ये तो आपने समझ लिया। उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब इंसान खुद समझता है कि उसके लिए क्या, मतलब वो खुद के बिहेवियर को समझ पाता है कि वो कौन सा काम किस चीज़ के लिए कर रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, किस लिए कर रहे हैं हमें पता है, या फिर हम भोजन बना रहे हैं तो वो किस लिए बना रहे हैं वो हमें पता है। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रीजन हमें पता है और वो हम किस लिए कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, ये बाकियों में नहीं होता है। तो इसमें इसको भी हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें कि आपके बिहेवियर का रीजन आपको पता हो कि आपको किसने, मतलब आपको चींटी ने काटा तो आपने हाथ उठाया, आपको पता है कि मुझे उसने काटा इसलिए मैंने हाथ उठाया। तो बिहेवियर अगर पता है आपको, रीजन बिहेवियर का, आपको जो बिहेवियर है उसका रीजन अगर आपको पता है तो उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में रहता है, ये एनिमल्स या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजम में नहीं पाया जाता है। अब हम इसके आगे जाते हैं। ठीक है, एग्रीक्रिएशन, एग्रीक्रिएशन क्या होता है,
स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल्स उसके साथ बनते जाना। जैसे ये कार्बन ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज सेलुलोज बना रहा है, सेलुलोज सेल वॉल से सेल और सेल से टिश्यू। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेशन प्रोसेस। इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से समझ लो, और मैंने अभी तक जो भी आप लोगों को पढ़ाया है उसके बेसिस पे डेफिनेशन ऑफ लिविंग मैंने बता रही हूँ कि लिविंग का डेफिनेशन क्या हो। लिविंग क्या हो गया? सेल्फ इवॉल्विंग, मतलब खुद को पहचानना, खुद को जानना, वो चीज़ हो गया। रेगुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर जो भी सिस्टम वर्क करते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो वर्क करते हैं, उस पे रिस्पॉन्स करना। स्टूमुलस, बाहरी, मैंने आपको बताया स्टूमुलस क्या होता है। स्टूमुलस क्या होता है? बाहरी चेंजेस होते हैं, उसके प्रति अगर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका रिस्पॉन्स, इसका मतलब हो गया आपका कॉन्शियसनेस। रेगुलेटरी सिस्टम में आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, मेटाबॉलिज्म वगैरह आ गए हैं। ये सारी चीजें क्या होगी? ये सबको मिला के क्या बन रहा है? डेफिनेशन बन रहा है। ये सारे मिला के डेफिनेशन बना रहे हैं लिविंग्स के। तो ये सब कुछ आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको और अच्छे से समझाने का। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अलग ही टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब डाइवर्सिटी क्या होता है। सबसे फर्स्ट है कि डाइवर्सिटी क्या होता है। तो अर्थ पे बहुत ही तरह के, अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल या बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं, मतलब सब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो स्पेसीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसी को हम कह रहे हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है डाइवर्सिटी ऑन अर्थ का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है। ऑन अर्थ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और अदर स्पेसीज, मतलब अर्थ पे जितने भी अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स या अदर स्पेसीज पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे टोटल कितने स्पेसीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो टोटल जो स्पेसीज प्रेजेंट है वो है 7 मिलियन, लेकिन अभी इनका डिस्कवर नहीं किया गया है, अभी ये डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, इन सब का नाम नहीं हुआ है, इन सब के क्लासिफिकेशंस अभी तक नहीं हुए हैं। लेकिन 7 मिलियन जो है वो अर्थ पे पाए गए हैं, और इनकी खोज की है रॉबर्ट मेनी। ठीक है, किसने की है? रॉबर्ट मेनी की है इसकी खोज। और ये अभी मैं लिख तो नहीं पाऊंगी क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अभी जो टोटल स्पेसीज प्रेजेंट है अर्थ पे वो 7 मिलियन है, और इनके बारे में बायोडाइवर्सिटी एक बुक है, उसमें चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट मैनी इसकी खोज की है। और दूसरा, अब इसमें पूछा जा रहा है टोटल स्पेसीज डिस्कवर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कितने स्पेसीज प्रेजेंट हैं और कितने डिस्कवर किए गए हैं। टोटल डिस्कवर किए गए हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन अभी तक जो है उनकी खोज हो चुकी है। इनको क्लासिफाइड भी कर दिया गया है और इनके नाम भी लिखे जा चुके हैं। ये तो हो गया। अब इससे ज़्यादा तो इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये 2 पॉइंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये और ये 2 है, ये थोड़े इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। टोटल स्पेसीज कितने प्रेजेंट है अर्थ पे? तो 7 मिलियन, और इसकी खोज किसने की है? तो रॉबर्ट मेनी, और ये बायोडाइवर्सिटी के बुक में लिखी हुई है। दूसरी है कितने स्पेसीज डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब जिसके क्लासिफाइड हो चुके हैं, जिनको ग्रुप में रख दिया गया है, जिनका नाम नॉमेनक्लेचर भी कर दिया चुका है, वो है आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक लिविंग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों को जानना पड़ेगा टर्म्स क्या होते हैं और ये क्या है। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक को जानने से पहले हम कैटेगरी जान लेते हैं कि कैटेगरी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है।
पहले इसको जान लेते हैं तो शायद आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग समझ पाओ। कैटेगरी जो होता है एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये एक ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग को रखा जाता है। ये एक ग्रुप होता है कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनाइजिंग को रखा जाता है। किस बेसिस पे रखा जाएगा? सम सिमिलैरिटी, उसमें कुछ कुछ समानता रहेगी। जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ समानता रहेगी, उसके समानता के बेसिस पे उसे एक ग्रुप में रखा जाता है। तो और उस ग्रुप को हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे है कि अब टैक्सॉन और कैटेगरी में क्या होगा, क्या कुछ तो डिफरेंस होंगे। टैक्सॉन क्या होगा और कैटेगरी क्या होगा। तो टैक्सॉन जो होते हैं, यहाँ मैंने लिखा है वो फीचर्स शो करते हैं, मतलब उसमें कुछ फीचर्स होंगे। जैसे इंसेक्ट में हमें पता है उसके लेग होंगे, लेग जो तो होंगे वो जॉइंट लेग्ड होंगे। तो जब जॉइंट लेग हमें समझ में आ रहा है कि ये फीचर्स हैं उसके, तो वो टैक्सॉन हो गया। लेकिन सिर्फ अगर एनिमिलिया लिख दिया या कुछ लिख दिया तो वो क्या होंगे, वो हमें नहीं समझ में आएगा। मतलब फीचर्स जो शो करते हैं उन्हें कहते हैं। कैटेगरी जो होते हैं वो कोई फीचर्स शो नहीं करते हैं। जैसे इंसेक्ट में हमें समझ में आ रहा है उसमें क्या होंगे, जॉइंट लेग। तो हमें उसके फीचर्स समझ आ रहा है कि उसमें ये फीचर्स हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम टैक्सॉन कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई मतलब कह दिया जाए एनिमिलिया, एनिमिलिया भी किंगडम, किंगडम कह दिया जाए कि मतलब ये किंगडम है, ठीक है। अब किंगडम है तो क्या है किंगडम, वो तो नहीं पता। या क्लास, किसी क्लास को अब शो कर दिया जाए ये क्लास है, क्या है वो भी मुझे नहीं पता। उसमें कोई फीचर्स नहीं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्लास क्या है, किंगडम क्या है। तो इन्हें हम कैटेगरी कहेंगे कि क्लास में सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है किसी चीज को, लेकिन उसके फीचर्स हमें नहीं पता है कि क्या है, तो उसको हम कैटेगरी कहेंगे। और जब हमें पता चल रहा है एनिमिलिया है, इंसेक्ट है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि अच्छा एनिमिलिया है तो मतलब इसमें जानवर होंगे, ये मतलब उसके फीचर, तो उसको हम टैक्सॉन में रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक लिखा है कि ऑल टैक्सॉन आर कैटेगरी बट ऑल कैटेगरी आर नॉट टैक्सॉन। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी कैटेगरी को हम टैक्सॉन तभी कहेंगे जब उसमें फीचर्स होगा। तो ऑल टैक्सॉन आर कैटेगरी, अगर टैक्सॉन है तो उसको हम कैटेगरी कह सकते हैं कि वो कैटेगरी में आएगी। लेकिन हम कैटेगरी को टैक्सॉन नहीं कह सकते क्योंकि कैटेगरी में फीचर्स शो नहीं कर रहा है। और हम टैक्सॉन को कैटेगरी तभी कहेंगे जब कोई फीचर शो कर रहा हो। कैटेगरी का मतलब सिंपल ग्रुप होता है जिसमें कोई नेम या कोई फीचर्स का पता नहीं चले, लेकिन जब उसमें फीचर्स का पता लगने लगे तो उसको हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी से मैं बता देती हूँ कि स्पेसिमेन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिमेन एक वर्ड आया है, वो मैं बता देती हूँ क्या होता है। स्पेसिमेन होता है जब भी हमें कोई प्लांट या कोई एनिमल या कोई भी प्लांट का मतलब कोई भी पार्ट या कुछ भी मिलता है, मतलब नमूना, हिंदी में उसे नमूना कहते हैं। मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट या कुछ भी मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। जिससे कि हम लोग रिसर्च करते हैं या किसी चीज़ के बारे में पता लगाते हैं तो उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। जैसे कि किसी बीमारी का ही पता लगाना रहता है तो ब्लड का सैंपल लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, तो क्या हुआ, वो एक स्पेसिमेन हुआ। स्प्यूटम का लेते हैं तो स्प्यूटम लेते हैं ना, तो हल्का सा स्प्यूटम लेते हैं, वो क्या हुआ, स्पेसिमेन हुआ। मतलब कि किसी भी चीज के बारे में पता लगाने के लिए उसका छोटा सा पार्ट या फिर कुछ भी लेना, जैसे कि प्लांट का कोई पार्ट लेना, या एनिमल है, एनिमल के पाँव के छाप या कुछ भी, इस सारी चीजें जो होती है कि स्पेसिमेन कहलाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। होप से मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं आएगा मेरा क्लास समझ में तो मुझे आप बताइएगा एक बार, ठीक है।
तो क्या होता है टैक्सोनॉमी, तो अब हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफाई a newly discovered specimen into taxonomic category। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी कैटेगरी का मतलब होता है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी का मतलब होता है कोई ऐसा कैटेगरी जिसका नाम हो, इसमें क्या है, ऐसा कैटेगरी हो जिसका नाम हो, मतलब क्लासिफाइड और नॉमेनक्लेचर कर दिया गया हो। ठीक है, और ग्रुपिंग, कोई भी हमें मिलता है तो उसका हम ग्रुपिंग करते हैं ना। टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रुपिंग और क्लासिफाई करते हैं। कोई भी हमें न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन, हमने कोई भी न्यू डिस्कवर्ड किया है, न्यू स्पेसिमेन को डिस्कवर किया है, खोज की है उसकी, तो उसको हम लोग ये ग्रुपिंग करते हैं और एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डालते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ग्रुप जो डालने का प्रोसेस हुआ न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन को, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब वैसे स्पेसिमेन जिनकी हमने खोज करके उनका नाम रख चुका है, उन्हें क्लासिफाई कर चुके हैं, वैसे मतलब स्पेसिमेन को ग्रुप में रखना, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? टैक्सोनॉमी कैटेगरी तो हो गया ऐसे कैटेगरी जिनका कि कोई नाम हो, तो वैसे कैटेगरीज को हम लोग, मतलब कोई भी, जैसे कि हमने एक कोई प्लांट लिया, उसका मैंने डिस्कवर किया, मैंने उससे क्लासिफाइड भी कर दिया, उसका नाम भी रख दिया, सब कर दिया, तो वो नॉमेनक्लेचर कैटेगरी में आ गया। अब उसे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अब उसे हम ग्रुप में रख रहे हैं, तो उस प्रोसेस, जो प्रोसेस होगा ग्रुप में रखने के सारे प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। ओके, अभी यहाँ पे है स्टेप इन टैक्सोनॉमी। मैंने बताया ना टैक्सोनॉमी में रखने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को के स्टेप को हम जानते हैं। तो टैक्सोनॉमी के प्रोसेस जो होते हैं उसके स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला स्टेप हो गया कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या कहेंगे, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फीचर्स को देखेंगे, जो भी हमें मिलेंगे उसके हम फीचर्स को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद उसको दूसरा आ जाता है मेरा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें मिली है, मान लो एक प्लांट मिला है, ठीक है, अब हमें प्लांट मिला है तो उसका, उससे पहले मैंने देखा कि उसमें अच्छा क्या क्या है, अच्छा इसमें 5 पेटल्स हैं या 2 ये हैं, मैंने देखा। उसके बाद वो तो मैंने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो भी, मतलब जिसका डिस्कवर्ड हो चुका है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि किससे में क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उसी कैटेगरी में जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो वो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थर्ड वन हो गया आपका क्लासिफाइड। क्लासिफाइड जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप में जाएगा वो, तो उसे हम फिर सही ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, उसे सही ग्रुप में प्लेस्ड करेंगे। और नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, बायोलॉजिकल नेम, उसका क्या करेंगे हम लोग, उसके नाम को लिखेंगे। तो ये प्रोसेस होते हैं टैक्सोनॉमी के। पहले कौन से हैं, कैरेक्टराइजेशन, दूसरे आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफाइड, चौथा नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 प्रोसेस मैंने बताए। ठीक है, अब इन सब को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखा भी है, व्हाट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है जिसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है ना, इट मीन्स डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग तरह के स्पेसीज जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों में समानता होती है, उसके इवोल्यूशनरी या एंसिस्टर हिस्ट्री की, मतलब कि पूर्वजों की हिस्ट्री से कुछ ना कुछ उनमें समानता होती है, उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए मैंने एक और वर्ड आपको बताया ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें लिखने में मुझे नहीं बन रहा, मैं पहले ही लिख देती, बट अभी नहीं बन रहा है, नहीं तो मैं लिख देती। एक सेकंड में कोशिश करती हूँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ओके। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलो, सॉरी यहाँ गलत हो गया, एक सेकंड। फाइलो, नहीं यार, खाने आप लोग समझ जाए से। एक सेकंड में फिर से लिखती हूँ इसे, वैसे तो हो नहीं रहा मुझसे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया। थोड़ा टाइम लग रहा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मैंने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, लेकिन आप लोग देख लेना, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में बताया, जैसे कि फिश से क्या है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से पहले क्या है, पहले फिश से एम्फीबियन, एम्फीबियन रेप्टाइल, और रेप्टाइल से जो ऊपर चले गए उड़ गए वो आपके बर्ड्स हो गए, और जो जमीन पे रह गए ये मैमल्स। ये जो है आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं, गोरिल्ला में क्या है, गोरिल्ला में एक कॉमन हमारे पूर्वज कह सकते हैं, एंसेस्टर हैं, जो जिनके जो कुछ एंसेस्टर जो शो करते हैं, कितने ह्यूमंस और चिंपैंजी, इन दोनों में गोरिल्ला के एंसेस्टर शो करते हैं। तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप हो गया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक क्या होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होते हैं। अभी मैंने बोला ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे जो प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। देखिए यहाँ सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मैंने क्या बताया था, ऐसे
कैटेगरी जिनका कि कोई नाम हो, कोई फीचर्स हो, वैसे कैटेगरीज को जब हम ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन दोनों से जब हम किसी भी एक मैनेजमेंट अरेंजमेंट करते हैं प्रॉपर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। प्रॉपर अरेंजमेंट को, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं किसका, किसी भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स हो गया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ सिस्टमैटिक्स जो थे इसके बारे में, मतलब सिस्टमैटिक के बारे में किसने बताया, इसके बारे में कार्लस न्यूलियर ने बताया। ठीक है, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुराई। ठीक है, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुराई, उसमें इन्होंने लिखा था, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा, मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, इससे लिखने में नहीं बन रहा मुझे। उनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरल, उसमें इन्होंने सिस्टमेटिक के बारे में बताया है। कार्लस, क्या है, कार्लस लीनियर। ठीक है, कार्लस लीनियर। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में इसमें बताया है। होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप लोगों को डिफाइनिंग फीचर्स का तो समझ में आ गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये मैंने बताया है। क्या होता है ये, केमिकल रिएक्शन। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होते हैं और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होते हैं। और दूसरा मैंने इनका प्रोसेस बताया, क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और किस में होते हैं, एक्वस इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, और ये क्या करते हैं, वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, फिर मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि इसको डिफाइनिंग फीचर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं, और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है तो इसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्सियसनेस मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, उसके लिए मैंने आपको स्टिमुलस बताया। ठीक है, और कॉन्सियसनेस हम, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को इन सब में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।